गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th वीडियोस आपको मिल रही हूँ कंटिन्यूसली। मैं राहुल गुप्ता, आपका फेवरेट टीचर, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग घर पे रहें और सेफ रहें। आज की हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दूसरी वीडियोस है। हमने लास्ट टर्म पे बात करी थी कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल वर्क को कैलकुलेट करते हैं। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म के साथ बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट टर्म होगी आज की नर्स इक्वेशन। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। नर्स इक्वेशन की बात करें तो नर्स इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी इन क्यू। जब इसे लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू में लॉग 10 की वैल्यू रख देते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग 10 क्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू हमें इजीली पता होती है, इसलिए हमने इसे लॉग 10 में कन्वर्ट किया है। चलिए देखिए, आगे देखिए। अब हम ये बात करेंगे कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है ईएम ऑफ सेल पर, यानी इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स जो होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके उस पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। जनरली डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू जो होता है वो एन एफ ई नॉट के इक्वल होता है। हमने डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी, और पुट करके सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई ई इज इक्वल टू ई नॉट 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 क्यू। अब डियर स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू भी आपको पता है 0.0821, एफ की वैल्यू भी आपको पता है 96,500। जब आप टी की वैल्यू भी रखेंगे यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि जो हमारी जनरल कंडीशंस हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है। इन वैल्यूज को पुट करने के बाद आपके पास जो सिंपल इक्वेशन फॉर्म आएगी वो है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। अब एन क्या है यहाँ पर, क्यू क्या है उसे समझ लीजिए। एन है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसिस्ट इन हाफ रिएक्शन। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं आपके हाफ रिएक्शंस में वो होते हैं स्मॉल एन की वैल्यू, और क्यू होता है रिएक्शन क्यूसेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिलेगा। यदि हमारी कंडीशन स्टैंडर्ड है तो वहां पर रिएक्शन क्यूसेंट 1 होगा, ई नॉट के इक्वल हो जाएगा, और कंसंट्रेशन 1 m होगी, पार्शियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में Q इक्वल टू के होगा, डेल्टा जी इक्वल टू 0 होगी, और E की वैल्यू भी 0 होगी। तो वहां की कंडीशन हो जाएगी ई नॉट इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिएक्शन क्यूसेंट इक्विलिब्रियर हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। सो जो हमें जनरल इक्वेशन याद रखनी है वो है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। अब कंसंट्रेशन सेल की बात करेंगे तो देखिए, कंसंट्रेशन सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रही है कंसंट्रेशन में। अब उसके सबसे पहले की बात कर लेते हैं, जिसमें सिल्वर ही हमारा कैथोड के साथ यूज किया जाएगा और सिल्वर ही हमारा एनोड के साथ यूज किया जाएगा। मींस सिल्वर आयन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। यदि कैथोड पर सिल्वर होगा तो सिल्वर आयन की फॉर्म में होगा और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि कैटायंस की प्रोवेंसी शो करेगा यहाँ पर, और वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा मेटल में। और एनोड पर जो सिल्वर मेटल प्रेजेंट होगा इम्प्योर होगा, और वो सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन वहां से रिड्यूस हो जाएंगे। आपको पता है कि यहाँ पर ई नॉट सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो आपके लिए गए हैं कैथोड और एनोड पर वो आपके सेम मेटल के बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा यानी ई नॉट सेल होगा वो 0 होगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, Ag प्लस टू Ag प्लस, क्योंकि वहां पर जो कंसंट्रेशन होगी वो दोनों ही आयन की डिफरेंट रहेगी। हमने लेट कर लिया यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो C1 C2 है, और मोलर मास M ले लिया। तो जो हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे वो वैल्यू हो जाएगी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग Ag प्लस ए अपॉन लॉग Ag प्लस सी। अब यहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, वैल्यू पुट करी, ई नॉट सेल की वैल्यू 0 माइनस 0.59 अपॉन एन। अब एन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो एन की वैल्यू हो गई 1 लॉग C2 अपॉन C1। ठीक है, C2 यहाँ पर कंसंट्रेशन है और C1 भी कंसंट्रेशन है। आपको पता है कि लॉग के पहले यदि माइनस का साइन लगा होता है तो वो माइनस के साइन को हटा लेते हैं हम, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसे आपका न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। इट मींस वैल्यू हो जाएगी ई सेल इक्वल टू 0.059 लॉग C1 अपॉन C2। चलिए आगे बात करते हैं और रिलेशनशिप की। अब हमने एक रिलेशनशिप ली है जिसमें डेल्टा जी और ई नॉट की बात की है।
डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आयरन में आपके तीन तरह की इस तरह की कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं। यदि आयरन 3+ है तो उस पर 3 इलेक्ट्रॉन देकर उसे आयरन मेटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। 2+ है यानी कि 2 चार्ज है उस पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन देकर उसे मेटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि 3+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन देकर उसे 2+ कंडीशन में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह की कंडीशन हमें यदि दी है तो इस पर हमारी जो हेंस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल होगा, तो वहां पर हमारी कंडीशन क्या बनेगी, यानी कि हमारी जो रिलेशनशिप है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में वो क्या क्रिएट होगी, उसे हम देखेंगे। देखिए, जब हम गिब्स फ्री एनर्जी का यूज करेंगे तो हमारा डेल्टा जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है चूंकि, तो वो उसने कंडीशन अप्लाई करी कि डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2, यानी फर्स्ट वाले में सेकंड वाली। अब इनकी वैल्यू हमने बिल्कुल ऐसे सिमिलर पुट कर दी। देखिए, डेल्टा जी3 की बात करें थर्ड कंडीशन में तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है केवल, तो एन की वैल्यू 1 हो गई। यदि हम फर्स्ट वाले की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वहां पर एन की वैल्यू 3 हो गई। सेकंड वाले की बात करें तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू 2 हो गई। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट E03 इज इक्वल टू 3 E01 माइनस 2 E01। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द iron reactions which shows the transaction of electron। अंडरस्टैंड क्लास? चलिए उसके बात करते हैं और इम्पोर्टेंट बात इलेक्ट्रोलाइटिक रिसेल्स की। क्लास आपको समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है सो यू कैन कमेंट और वीडियोस को लाइक जरूर करें। चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, यानी कि कोई फोर्स होता है जो उस रिएक्शन को करने के लिए बाहर से अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, जो डायरेक्ट करंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इनटू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी डायरेक्ट करंट को पास करता है और उस पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं कोई बाहर से, ताकि वो रिएक्शन पॉसिबल हो सके उस सेल के अंदर। like used to carry out electrolysis reaction we supply electrical energy to carry out a non spontaneous reaction। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपीयर्स होगी तो फ्री एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। फिगर को देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो है सोडियम क्लोराइड, इट मींस वही कॉमन सॉल्ट मॉल्टन स्टेज में। कैथोड और एनोड लिया है, वो भी हमारा सोडियम और क्लोरीन का रहेगा। अब इस चीज को आप यहाँ पर समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यदि इस तरीके का सेल होगा तो वहां पर हमारे अलग अलग केस हो सकते हैं। लाइक साइड में आपको दिखाई दे रहा है, पहला केस आपका मोल्टन NaCl या PbBr2 का होगा, दूसरा एक्वस NaCl हो सकता है, तीसरा एसिडिलेटेड H2O हो सकता है, चौथा आपका एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें PT या कॉपर इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होंगे। चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो एनायन जो है वो क्या करेगा, एनोड को अट्रैक्ट करेगा, कैटायन जो होगा वो कैथोड को अट्रैक्ट करेगा। और 2Cl- यदि आपकी कंडीशन में ये एक रिएक्शन है, एनोड पर क्या होगा, वो क्लोरीन का होगा, तो क्लोरीन आयन क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो छोड़ देगा वहां से और क्लोरीन में गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम सोडियम की बात करें तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी 2NaCl इज इक्वल टू 2Na प्लस Cl2। एक बात ध्यान समझ लीजिए, यदि मोल्टन NaCl लिया गया है तो कैथोड पर सोडियम होगा, एनोड पर क्लोरीन गैस होगी। यदि NaCl एक्वस लिया गया है तो वहां पर एनोड पर क्लोरीन गैस होगी, कैथोड पर H2 होगा। और NaCl यदि डाइल्यूट लिया गया है, यानी एक्वस डाइल्यूट लिया गया है, तो वहां पर एनोड पर ऑक्सीजन होगी, कैथोड पर हाइड्रोजन होगी। यही चीज आपको याद रखनी है ताकि आपको ये पता चल सके कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन होते हैं उनमें कैसी कंडीशन अप्लाई होती है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट हम की बात करेंगे फेरेड लॉस। डियर स्टूडेंट्स, जरूर पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कंडीशंस कुछ अप्लाई करी हैं कि यदि आपके फेरस पर 2+ आयन है तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा मेटल में। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए थे 1 मोल Fe2+ को डिस्चार्ज करने के लिए। यानी 1 मोल की बात करेंगे तो वो केवल आधा ही डिस्चार्ज करेगा, 1/2 Fe2+ को आयन को हटाएगा वहां से। अब तो उसका जो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। अब वही कंडीशन हमने Fe3+ के लिए अप्लाई करी तो वहां पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 के इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कंडीशन क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इक्वल टू होता है 1 फेरेड के। यदि 1 इक्विवेलेंट वेट चार्ज अप्लाई हो रहा है
तो वहां पर जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा वो मास डिपॉजिट करेगा और पास करेगा 1 कूलम चार्ज। तो फैराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिस्चार्ज शुड बी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड। लेडन मास डिस्चार्ज, मास को हमने m लेट कर लिया और q चार्ज को लेट कर लिया, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। अब q किसके इक्वल होता है, I और t के इक्वल होता है। सो वी कैन से दैट m इज इक्वल टू ZIT। यदि इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे तो हमने I की वैल्यू 1 एम्पियर ले ली, यानी 1 एम्पियर करंट पास करते हैं। यदि टाइम ले लिया हमने 1 सेकेंड, तो 1 कूलम चार्ज पास होगा, तो Z इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल m के, और Z की वैल्यू होती है 1 कूलम। ठीक है, तो 96,500 कूलम को अप्लाई करने के लिए 96,500 m यानी मास लेना होगा। सो 1 फैरेड इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, और इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। So we can say that E equal to 96,500 m and m is equal to E upon 96,500. So we can say that Z is also equal to E upon 96,500. So dear students, ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज, यानी कहने का मतलब है कि सीधे सीधे किसी भी सब्सटेंस का मास जो डिस्चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी चार्ज वहां से पास हो रहा होगा उस पर। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट एफिशिएंसी एक छोटी सी टर्म है, CE की बात कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड बाय अ करंट टू द ओरिएंट कॉल मास एज प्रेडिक्टेड बाय फैराडेज लॉज। डियर स्टूडेंट्स, याद हो तो आपने चैप्टर 2 में I की वैल्यू पढ़ी थी, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, जहां पे हम ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटर पढ़ रहे थे। बिल्कुल उसी तरीके से ये करंट एफिशिएंसी है। सो परसेंटेज ऑफ करंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअल मास लिबरेटेड अपॉन द ओरिएंटेड मास क्रिएटेड मल्टीप्लाई विद 100। सो दैट इज द कंडीशन। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए फैराडेज सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं। अब फैराडेज सेकंड लॉ की बात करें तो कंडीशन क्या है, वहां पर दो आपके सॉल्यूशन रहेंगे जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होगी, और वो आपके क्या करेंगे वहां पर दूसरी किसी कंडीशन से जुड़े होंगे। कहने का मतलब क्या है कि करंट विल फ्लो थ्रू द एंटायर सर्किट Q इज सेम ऑन ईच इलेक्ट्रोड्स, यानी जो भी करंट उस पूरे सर्किट में फैल रहा है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा, उन पर सेम रहेगा उन पर चार्ज। नंबर ऑफ F यानी फैरेड pass through each electrode is same. Mass of substance discharged at electrode 1, 2, 3. अब हमने दे लिया यहाँ पर इलेक्ट्रोड को 1, 2, 3, 4 कंडीशन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और उन पर वर्क जो हो रहा है वो W1, W2, W3, W4 हो रहा है रिस्पेक्टिवली। इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, E1, E2, E3, E4। तो हमारा जो कंडीशन हो जाएगी इक्विवेलेंट जो उस पर रिप्रेजेंट हो रहा है वो होगा W1 अपॉन E1, बिल्कुल ऐसे ही W2 अपॉन E2, W3 अपॉन E4, W4 अपॉन E4 हो जाएगा। So that is represented, number of equivalents is always equal to the number of farad which are going on in the solution. So what is the statement of second law? The amount of different substance liberated by the same quantity of electricity passed through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weights. यानी जो उसकी क्वांटिटी है, अमाउंट है, अलग अलग सब्सटेंस होगा, वो डिपेंड करता है किस पर, जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। चलिए बैटरीज की बात करते हैं। सो बैटरीज क्या होती है, नॉर्मली आपने देखा होगा जब हमें हाई पावर वोल्टेज चाहिए होते हैं तो बैटरीज को हम एक सीक्वेंस में लगा देते हैं। नॉर्मली हमें छोटी मोटी यदि किसी चीज में बैटरी की जरूरत होती है तो हम सिंगल बैटरी यूज कर लेते हैं, डबल बैटरी। लाइक आपकी टॉर्च में 3 सेल यूज हो रहे हैं तो आप 3 सेल को लाइक कंटिन्यूसली अप्लाई कर देंगे, एक दूसरे के साथ लिंक कर देंगे, तो उससे हमें क्या होता है, हायर वोल्टेज प्रोवाइड हो जाते हैं। So batteries are an arrangement of galvanic cell connected in series to obtain a higher voltage. बैटरीज दो टाइप की होती हैं हमारी, एक प्राइमरी बैटरीज होती हैं, दूसरी सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। प्राइमरी बैटरीज को बहुत शॉर्ट टर्म में समझ लीजिए स्टूडेंट्स। प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज होती हैं जिन्हें हम यदि एक बार यूज कर लें तो वो दोबारा से रिचार्ज कभी नहीं होती। लाइक आपके जो टॉर्च में सेल यूज हो रहा है वो सेल यदि एक बार यूज हो जाए तो आप वो उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते एक बार खत्म होने के बाद। ये होते हैं आपकी प्राइमरी बैटरीज, जिसे बोलते हैं नॉन रिचार्जेबल सेल। इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, जैसे कि लैक्लांस सेल होता है जिसे हम ड्राई सेल कहते हैं, मरकरी सेल भी होता है, ये इरिवर्सिबल सेल होते हैं। कहने का मतलब है कि यदि एक बार यूज कर लिए तो वो दोबारा से यूज नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूशन एक बार यूज हो जाता है।
बात करते हैं सेकेंडरी बैटरीज की। तो सेकेंडरी बैटरीज ऐसी बैटरी होती हैं जो डियर स्टूडेंट्स एक बार यूज करने के बाद भी दोबारा रिचार्जेबल होती हैं और उन्हें हम एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? जैसे कि एग्जांपल आपके पास बिल्कुल सिंपल है, आपके घरों में लगी हुई बैटरीज, जो इन्वर्टर पर बैटरीज लगी होती है, उसे आप क्या करते हैं, बार बार चार्ज करते हैं और उसे यूज करते रहते हैं। ऐसी ही सोलर बैटरीज भी होती हैं जिन्हें आप सोलर हेल्प से चार्ज कर सकते हैं और उन्हें बार बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद लेड एसिड बैटरीज इनके एग्जांपल है, लिथियम आयन बैटरीज होती है, निकल कैडमियम बैटरीज होती हैं, रिवर्सिबल सेल। डियर स्टूडेंट्स, एक बात बहुत समझ लीजिए कि जितनी भी बैटरीज आपकी जो आपके स्पेस के जो भी मिशन होते हैं, यानी अर्थ के बाहर के मिशन होते हैं, उन सब में ऐसी ही बैटरीज यूज होती हैं जो रिचार्जेबल होती हैं, यानी कि अपने आप सोलर एनर्जी की हेल्प से रिचार्ज हो जाती हैं और कंटिन्यू वर्क करती रहती हैं सालों साल तक। नहीं तो उन्हें वर्क कराने के लिए हमारे बहुत ज्यादा फ्यूल भेजना होगा। हम जितने भी इक्विपमेंट मैक्सिमम यूज करते हैं स्पेस क्राफ्ट में, वो डियर स्टूडेंट्स रिचार्जेबल होते हैं, सोलर एनर्जी की हेल्प से वो वर्क करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए प्राइमरी बैटरीज में एक बैटरीज की बात कर लेते हैं, ड्राई सेल जो है लैक्लांसे सेल। तो लैक्लांसे में क्या होता है, एनोड पर जिंक का कंटेनर होता है, कैथोड पर कार्बन की रॉड होती है, आपने देखी होगी। यदि आप कोई सेल लोगे, सेल को ओपन करके देखोगे तो उसके एनोड में क्या होता है, जिंक का कंटेनर लगा होता है, यानी जिंक की परत लगी होती है बाहर। और कैथोड पर वर्क कर रहा है कार्बन, कार्बन की एक रोड लगी हुई देखी होगी आपने, जो नॉक से निकली रहती है, वो कार्बन की रॉड होती है। और वो रॉड क्या होती है, चारों तरफ ढकी रहती है कैटलिस्ट से, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन से भरा हुआ काला काला सा पाउडर आपने मिक्स करा हुआ लगा हुआ देखा होगा। कभी कभी हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मॉस्ट पेस्ट में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड भी यूज करते हैं। तो रिएक्शन जो होती है एनोड पर, वो देख लीजिए क्या करते हैं, एनोड पर हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होगा, जिंक मेटल कन्वर्ट हो जाता है जिंक आयन पर, और कैथोड पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और अमोनियम आयन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सब आपका मैग्नेटाइट बना लेते हैं, MnOOH बना लेते हैं, और अमोनियम आयन वहां से अमोनियम अलग हो जाता है, यानी NH3 अलग हो जाता है। So that is the final reaction of the cell of Lagrange cell, Zn plus 2 MnO2 plus 2 NH4 is equal to Zn NH3 whole twice whole iron 2 plus 2 MnOOH। और इसका जो EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स होता है, वो 1.5 वोल्ट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको पढ़ना है। कल हम सेकेंडरी बैटरीज और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टर्म है इस चैप्टर की, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफी है, आप इसे रिवाइज कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, घर पे रहिए, सेफ रहिए और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। यदि किसी भी वीडियोस में कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो उसे कमेंट भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी स्टूडेंट्स इस वीडियोस का हेल्प ले सकें, ताकि और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिए स्टूडेंट्स। ओके, गुड बाय, स्टे एट होम एंड बी सेफ ऑलवेज।